नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषा। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ज्योतिषा यूट्यूब चैनल पे। हम बात करने वाले हैं 8 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण मुख्य समाचारों के बारे में। सबसे पहली खबर हम लेकर के आएंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स अभी वही है जहां एक माह पहले था, पर आईटी शेयर 12% गिरे हैं। इसके उलट यूटिलिटी इंडेक्स 11% चढ़े हैं। तो इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। वैश्विक अनिश्चितता के चलते शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 2227 अंक यानी 3% तक गिर करके 73,138 पर और निफ्टी 743 अंकों तक यानी 3.24% की गिरावट के साथ 22,161 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये बेंचमार्क इंडेक्स करीब उसी लेवल पर आ गए जहां एक महीने पहले 4 मार्च को थे। लेकिन इस बीच बीएसई का आईटी इंडेक्स 12% से ज़्यादा गिर गया। टेक, मेटल, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में भी 3 से लेकर 7% तक गिरावट आई। दूसरी तरफ एफएमसीजी, टेलीकॉम, पावर और यूटिलिटी शेयरों में 5 से लेकर 11% तक की तेजी देखी गई है। स्वतंत्र विश्लेषक अरुण केजरीवाल ने कहा है कि बाजार में उठापटक फिलहाल जारी रहेगी। भारत समेत अलग अलग देशों के बीच आपसी व्यापार को लेकर अमेरिका की बातचीत ही इस गिरावट को थाम सकती है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में मंदी के खौफ से भारतीय आईटी कंपनियों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। लोगों को डर है कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई तो अमेरिकी क्लाइंट्स के साथ भारतीय आईटी कंपनियों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें कमी आ सकती है। लेकिन कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार जल्द ही रिकवर होगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं, शेयर बाजार जल्द ही रिकवर करेगा क्योंकि अमेरिका अब और टैरिफ नहीं बढ़ाएगा। बाजार की क्या स्थिति है तो भारतीय बाजार क्या है, भारतीय बाजार के लिए सबसे बुरा जो वक्त था वो पीछे छूट गया है। बाजार जल्दी रिकवर होने लगेगा क्योंकि अमेरिका अब टैरिफ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अब टैरिफ बढ़ाने की आशंका बहुत ही कम है। भारतीय बाजार कितना मजबूत है और कितना कमजोर। भारतीय बाजार की स्थिति अभी बेहतर है। चीनी बाजार सबसे ज़्यादा कमजोर हुआ है क्योंकि उसी के जो प्रोडक्ट्स थे वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा टैरिफ बढ़ाए गए हैं। अमेरिकी बाजार भी ज़्यादा गिरे हैं क्योंकि लगभग सभी बड़े देशों से आयातित चीज़ें महंगी हो गई हैं। भारत की स्थिति इनके बीच की है। भारत बड़ा निर्यातक देश नहीं था। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर के बारे में। अगली महत्वपूर्ण खबर है, बिहार के चुनाव में वक्फ का मुद्दा क्या असर दिखाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर राजनीतिक दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। केंद्र और बिहार दोनों में ही सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी जदयू के कुछ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या इस कानून से बिहार में जदयू और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या नहीं। बिहार में 2025 के अंत में चुनाव होने हैं। ये सच है कि बिहार में मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में हैं और वे बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। इसके बावजूद मुझे लगता है कि वक्फ को लेकर बिहार में जदयू और एनडीए की चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी ये गठबंधन किसी भी मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद नहीं रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिम वोटर कुल मतदाताओं का लगभग 18% है। राज्य में 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर 25% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। 20 अन्य ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं का अनुपात 20 से 25% के बीच है। आमोर और कोचाधामन जैसे क्षेत्रों में तो 74% मुस्लिम मतदाता है। वहीं बायसी और बहादुरगंज में लगभग 70% मुस्लिम मतदाता हैं। बिहार के कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 60 से लेकर 70 सीटों तक मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। किसी एक या दूसरी पार्टी के पक्ष में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण पार्टी या फिर गठबंधन की चुनावी संभावनाओं को उज्जवल कर सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, ट्रंप की दवा के साइड इफेक्ट शुरू। ट्रंप टैरिफ से सोमवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। बाजारों में 3 से लेकर 13% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी शेयर बाजार भी खुलते ही करीब 4% तक लुढ़क गए थे। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान भी सामने आया है। कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। मार्केट में ये गिरावट सिर्फ मेडिसिन की तरह है जो लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएगी, लेकिन फिलहाल निवेशकों को सिर्फ नुकसान ही दिखाई दे रहा है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ एक्शन के बाद अमेरिकी कंपनियों की
मार्केट कैप करीब 6 लाख करोड़ डॉलर तक घट चुकी है। रविवार को ट्रंप ने कहा था कि वो जानबूझकर शेयर बाजार में गिरावट नहीं ला रहे, उन्हें मार्केट रिएक्शन का अंदाजा नहीं था और जब तक दूसरे देशों के साथ व्यापार घाटे का समाधान नहीं होता तब तक वो कोई डील नहीं करेंगे। साथ ही उधर डॉलर के मुकाबले रुपये में 26 महीने में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। यह 60 पैसे कमजोर होकर के 85.84 प्रति डॉलर पर आ गया। इसके साथ ही बात करेंगे आज के सोने और चांदी के भाव के बारे में। सोना 1929 यानी 1929 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता, वहीं चांदी 2518 रुपये की गिरावट देखी गई है। बात कर लेते हैं तो शेयर मार्केट में सुनामी के बीच सोमवार को 24 कैरेट सोना 1929 रुपये की गिरावट देख करके 89,085 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 22 कैरेट सोना 1,767 रुपये सस्ता होकर 81,602 रुपये हो गया। बात करें चांदी की तो चांदी प्रति किलो 2,518 रुपये सस्ती होकर 90,392 रुपये हो गई। इस साल तक अब तक यानी कि 24 कैरेट सोना 12,923 रुपये और 22 कैरेट 11,838 रुपये, चांदी 4,375 महंगी हुई है। साथ ही बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर की तो 50 रुपये बढ़ोतरी हुई है, जो कि आज से ही लागू होगी। गैस सिलेंडर पानीपत में मंगलवार से 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 808 रुपये की जगह 859 रुपये में बुक होगा। ये बढ़ोतरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों पर भी लागू होगी। उन्हें अब 14.2 किलो का सिलेंडर 508 रुपये की बजाय 558 रुपये का पड़ेगा। इससे पहले 1 मार्च को 2023 को 50 रुपये बढ़ाए गए थे। इसके बाद 2 बार में कीमत 300 रुपये घटी थी। 8 मार्च 2024 को 100 रुपये घटाए गए थे। साथ ही बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की। पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये उत्पाद शुल्क बढ़ा, हम पर असर नहीं है। तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की गिरावटों में कोई कमी, कीमतों में गिरावट के चलते खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब ये कि उपभोक्ताओं पर बढ़ी हुई कीमत का कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने ये कदम सार्वजनिक तेल कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई के लिए उठाया गया है। पेट्रोल पर अब कुल केंद्रीय टैक्स 21.9 रुपये और डीजल पर 17.8 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बात कर लेते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तो ट्रंप का ट्रेड वार दुनिया को बहुत ही महंगा पड़ने जा रहा है। क्या दुनिया के देश ट्रंप के टैरिफ युद्ध के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ेंगे या नहीं? विश्लेषकों की तो यही दलील है कि ट्रंप की धौंस के आगे झुकने की बजाय दुनिया को उनसे लड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाना चाहिए। उनका मत है कि ट्रंप के दबाव में आना समस्या का कोई समाधान नहीं है। ट्रंप को तो ये देखना अच्छा लगेगा कि दुनिया के नेता उन्हें खुश करने के लिए उनके घुटनों पर गिरे, तब वो धमकाने के दूसरे तरीके खोजने लगेंगे। उनके मागा अभियान वाले इसे अमेरिका के फिर से महान बनने का संकेत समझेंगे। लेकिन ये देखना वाकई शानदार होगा कि दुनिया के बाकी देश मिलकर जवाबी कार्रवाई करें, अमेरिका के चारों ओर टैरिफ की दीवार बनाए और दुनिया की इस महाशक्ति को वैश्विक रूप से बहिष्कृत कर दे। इससे अमेरिका के बाहर वैश्विक कारोबार बढ़ेगा। साथ ही यह उन तमाम राजनेताओं के लिए भी एक जरूरी सबक होगा जो विश्व व्यापार व्यवस्था को कुचलने की आकांक्षा रखते हैं और जो अपने बेतुके सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए दुनिया को मंदी में झोंकने से भी नहीं कतराएंगे। साथ ही क्या यूरोप एशिया के देश अमेरिका से ट्रेड वार लड़ने के लिए चीन का साथ देंगे और क्या भारत चीन से सुरक्षा जोखिमों को नज़रअंदाज करके अमेरिका के संरक्षणवाद का मुकाबला करने के लिए चीन से गठबंधन बनाएगा? तो इन सब की आशा ही की जा सकती है कि वो सब ऐसा करेंगे, क्योंकि ट्रंप द्वारा शुरू किया गया ट्रेड वॉर पूरी दुनिया को बहुत ही महंगा पड़ने जा रहा है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना।